नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनाव शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन सियासी उठापटक चल रही है। सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। दल बदल तालमेल यानी कि सियासी गठजोड़ को लेकर भी तमाम दल गुना भाग में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौड़ इन दिनों प्रदेश में चल रही है। और अब राज्यसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद राज्यसभा उपचुनाव पर भी सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। तो राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की सियासी रेस में कौन आगे चल रहा है, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक जो है वो कल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस का मंथन जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चाहे कोई भी पार्टी हो, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच आप लगातार कांग्रेस को देख रहे होंगे जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ये कल बैठक हो सकती है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी जानती हैं कि कांग्रेस कितनी एक्टिव नजर आ रही है। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें कौन कौन मौजूद रह सकता है। अपराजिता, और ये भी बताइए कि आपके सूत्र क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा कांग्रेस की अगर बात किए तो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कल स्ट्रैटेजी कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में तमाम हमने देखा था किस तरीके से स्ट्रैटेजी कमेटी बनाई गई थी, बीते दिनों बनाई गई थी, जिसके चेयरपर्सन प्रभारी दीपक बावरिया को बनाया गया था, साथ ही कन्वीनर अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया था। ये तमाम उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही जितने भी मेंबर्स है, यानी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश सत्यपाल ब्रह्मचारी, वरुण चौधरी, साथ ही अजय यादव, तमाम हम कह सकते हैं कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं, उम्मीद किए जा रहे हैं कि तमाम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने इस बैठक में क्या कुछ होने की उम्मीद है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में तमाम राजनीति को लेकर के, यानी हरियाणा में किस तरीके से विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियां रहने वाली है, इन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी मैनिफेस्टो को लेकर के डिस्कशन करेगी, मगर हम कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से तमाम सभी मुद्दों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, यानी किस तरीके से कैंपेनिंग होने वाली है, कि मैनिफेस्टो में क्या क्या तमाम चीजें रहने वाली है, साथ ही किस तरीके से मैदान में उतरना है, अगर नेता आते हैं तो कौन कौन से बड़े चेहरे हरियाणा में चुनाव करते हुए नजर आएंगे, इस समय आएंगे, क्या तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा। 3 बजे कहा जा रहा है कि ये अहम बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। सभी सीनियर लीडर्स, यानी हम देख सकते हैं किस तरीके से अगर हम स्ट्रैटेजी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो सभी टॉप लीडर्स को इस बैठक इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जितना गीता गूगल की अगर बात करते हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। रावदान सिंह मौजूद रहने वाले हैं और भी कुल 45 मेंबर्स हैं इस कमेटी में, तो सभी इस बैठक में कहे जा रहे हैं कि मौजूद होने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मैदान पर जनता के सामने हरियाणा में कांग्रेस उतरेगी और क्या कुछ चीजें इस आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चीजें रहने वाली है, इन सभी चीजों को इस बैठक में डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। तो ये पहली बैठक होने वाली, जब से इस कमेटी को बनाया गया है, ये पहली बैठक होने वाली है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।
चुनाव की बात में अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की, जहां इस मामले में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के नाम पर पूर्व सीएम यानी कि भूपेंद्र हुड्डा ने सियासी दाव चल दिया है, तो वहीं उनके सियासी दाव पर बीजेपी नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बावजूद फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट पर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश को सम्मान दिलाने की बात कहते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल होता तो विनेश को राज्यसभा में भेजते, जिस बयान का रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थन किया। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। हमारे तो भाई हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैंने तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो हुड्डा साहब ने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे ही बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है। वहीं कांग्रेस के इस बयान को बीजेपी खेलों पर की जा रही राजनीति के रूप में देख रही है, जहां खेल मंत्री संजय सिंह ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, कांग्रेस ने कभी खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचा। मैं कहना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले भी, चलो 2014 से पहले उनकी सरकार थी और हमारे योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जो हमारे देश के रत्न थे, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, उनको सम्मान दिया, उनको जो भी सुविधाएं थी देने का काम किया। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? सिर्फ एक राजनीति, एक भाषण या राजनीतिक घोषणाएं करने का वो काम कर रहे हैं। उनका समय था जब मैं कहता हूँ उन्होंने कितने खिलाड़ियों को उन्होंने राज्यसभा भेजा, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ाया, वो अपने परिवार से आगे निकल नहीं रहे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी पलटवार किया और विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर कहा कि कांग्रेस के समय में कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजा गया, भूपेंद्र हुड्डा पहले इस बात का जवाब दें। आपको सोचना चाहिए था कि जब राज्यसभा का नंबर आया था तब उसने कौन से खिलाड़ी को भेजा था। हमारे क्षेत्र की बेटियां थी, बबीता थी और ये गीता थी, इनको नौकरी तक नहीं दी थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये राजनीति करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस टाइम राज्यसभा भेजने का वक्त आया था तो अपने घर से बाहर उनको दिखाई नहीं दिया। विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन पर हो रही राजनीति पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजनीति में हर रोज किसी न किसी के साथ खेल होता है, लेकिन खेल में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगर विपक्ष के पास खेल की इतनी ही जानकारी है तो अपने कार्यकर्ताओं को खेलने भेजे। बात यह है, दुर्भाग्य है, ये बात तो ठीक है कि राजनीति में तो रोज खेल होता है, किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है खेल, परंतु खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आप पार्टी है, कांग्रेस है और वो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी है, अब ये अगर तुम्हें ज्यादा ही जानकारी है खेलों की तो तुम अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो, वर्करों को भेजो, वो ले आए मेडल, वो क्यों नहीं लाते?
तो इस पर खेल को खेल रहने दो, इसे राजनीति में मत लाओ। एक और विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वहीं राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेकने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और चलिए अब इस खबर पर और इस विषय पर बातचीत कर लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आप भी जानते हैं जिस तरह से जब से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है और जिस तरह से आप भी जान रहे हैं कि राज्यसभा उपचुनाव पर भी जिस तरह से सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जो चीजें सामने आ रही हैं, पूर्व सीएम हुड्डा ने जब से राज्यसभा में या यूं कहें कि एक सियासी दाव जो चल दिया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए साहब, निश्चित रूप से राजनीतिक लोग जो हैं वो कई बार अपने फायदे के लिए इस प्रकार के जो जुमले ही से कहा जाएगा छोड़ते हैं। लेकिन यह जो एक बात रखी गई पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से विनेश फोगाट के मामले में उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने की बात कही, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तथ्य नहीं देखे, क्योंकि जो 21 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन है और 25 अगस्त को विनेश फोगाट 30 वर्ष की हो जाएंगी और 30 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। पहले तो सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरा, वे अपने इस बयान के बाद जो है वो न केवल फोगाट परिवार के निशाने पर भी आ गए हैं, क्योंकि सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है महावीर फोगाट की, जो विनेश फोगाट के ताऊ भी लगते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब गीता और बबीता मेडल लेकर आई थी तब उन्हें नौकरियों के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, उसके बाद उन्हें नौकरियां मिली, तब उन्हें ना डीएसपी लगाया गया, जबकि उनका हक जो है वो डीएसपी का बनता था। तो वो मौके की बातें थी। और इसके अलावा भी बात अगर देखिए सियासी तौर पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं उनके इस बयान को लेकर कि पहले उन्होंने किन किन लोगों को, खिलाड़ी को या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा। तो अब देखने वाली बात है वो इस बयान का जवाब तो किस प्रकार से देते हैं, लेकिन तथ्यात्मक भूल जो है वो नेता प्रतिपक्ष से जरूर हुई है, क्योंकि आयु के हिसाब से विनेश फोगाट अपनी राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष वो पूरा नहीं करती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी देखिए संघर्ष तो विनेश फोगाट वहां राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स कोर्ट है उसमें आर्बिट्रेटर के सामने कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो सत्ता का संघर्ष है, जो सत्तारूढ़ नेता है, जो सियासी नेता है, वो अपना ही संघर्ष में जुटे हुए हैं। और देखिए अभी भी आज भी उनकी याचिका थी, विनेश फोगाट की याचिका थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के समक्ष, वहां भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो इस बारे में नियम उनसे पूछे हैं और उसके बाद ही सीएस ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो सोल आर्बिट्रेटर हैं इस मामले में, जो ओलंपिक के डॉक्टर एनाबेले बेनेट, उनके सामने यह मामला रखा गया है और वे जो ओलंपिक की समाप्ति से पहले इस पर निर्णय दे देंगे। ये साधना। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव की बात में अब बात करेंगे किसानों की। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए प्रदेश में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सभी 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फैसला लिया है। ये तमाम बातें जो हैं वो जेपी दलाल की तरफ से कही गई हैं। जेपी दलाल ने इस बीच ये भी कहा है कि मई जून महीने में बरसात की अनिश्चितता के चलते किसानों को 2 बार बिजाई करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए खाते में डालने का फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी बताया है कि 80 लाख के लगभग फसलें जो है वो बोई जाती हैं और ऐसे में पोर्टल पर अप्लाई करने वाले किसानों को लगभग 1600 करोड़ रुपए खाते में डाले जाएंगे। किसानों को 2 बार बिजाई करनी पड़ी, उनकी फसलें खराब हुई, कपास की फसल जल भी गई थी, तो 2000 रुपये प्रति एकड़ सीधे खाते में डालने का काम किया है। किसानों से हमने प्रार्थना की है कि वो पोर्टल पर 15 अगस्त तक चढ़वा दें। कोई भी फसल उन्हें बोई हो, चाहे बाजरा बोया हो, कपास बोया हो, धान बोया हो या
मूंग हो, सीधा एक मुश्त प्रति एकड़ 2,000 रुपये उनके खाते में हम डाल देंगे। हरियाणा में लगभग 80 लाख एकड़ में खेती होती है, 80-82 लाख में, तो 1600 करोड़ रुपए सीधे खाते में ये जाएगा। हम तो किसानों के हित में जितने काम करना चाहते हैं कर रहे हैं। कोई सरकार किसी भी पार्टी की हो हमारा मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन दुर्भाग्य ये है फिर भी हमारे प्रदेश को किसान आंदोलन के नाम पर दूसरे प्रदेशों से आकर के विपक्षी पार्टियों के बहकावे में, उकसाने में जो हमारे माहौल को खराब करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सरकारें हमारा अनुसरण करें, जो फैसले हमने किए हैं। चुनाव के बाद में अब बात करेंगे विपक्ष की, क्योंकि हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन बीजेपी ने हर लिहाज से किसानों के हित में धरातल पर ठोस कदम उठाए हैं। पूर्व की सरकारों में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, तो उस सरकार में 1150 करोड़ रुपए 10 साल में दिए। उसके मुकाबले में उन्होंने 12,500 करोड़ रुपए किसान को देने का काम किया। तो हमारे टाइम में उनकी काफी मदद हुई, लेकिन अब तो चलो वो कुछ भी बात कहते रहे, लेकिन उस टाइम किसान के लिए किया कुछ नहीं, केवल बातें थी। चाहे फसल खरीदने की बात है, तो फसल खरीदने में भी जो केंद्र सरकार खरीद रही थी गेहूं और धान, वो तो उन्होंने खरीदा, लेकिन अपने आप कोई प्रयास नहीं है। चाहे बाजरा खरीदने की बात थी, सरसों खरीदने की बात थी, उन्हें कोई फसल नहीं खरीदी। लेकिन हम 14 फसलें पहले से खरीदते रहे, लेकिन अब हमने 24 फसलें खरीदने का निर्णय किया कि जो भी फसलों का MSP केंद्र सरकार देगी, अब उन सारी फसलों को हरियाणा सरकार खरीद। चुनाव की बात में बात करेंगे हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर कटाक्ष कर दिया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने 10 सालों के हिसाब जनता को दी, फिर बीजेपी से हिसाब मांगे। इस बीच आगे क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। रहेंगी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी अपना अलग रैलियां कर रहे हैं और शैलजा जी अपने अलग डायरेक्शन में रैलियां कर रही है। तो ये तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टी में कितनी एकता है, कितनी इसमें आपस में बात बनती है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है 10 साल का, तो कांग्रेस को पहले जो 10 साल इन्होंने राज किया उसका हिसाब देना चाहिए। 10 साल में विकास में इन्होंने भेदभाव की, नौकरियों में इन्होंने भेदभाव किया। और अब देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। जहां किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है, तो अब प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, करीब 46 लाख परिवार जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, अब उन्हें मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकता है। और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से लगातार घोषणाएं किए जाने का दौर जारी है। सीएम लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जहां किसानों को हर फसल पर MSP की घोषणा सरकार कर चुकी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 46 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों को ही मिलेगा। तीज के मौके पर जींद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बड़ी घोषणाएं की। और उसको लेकर के आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आज अपनी बहनों को कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर
46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। मुझे ये बताते हुए आज बहनों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का ये निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 8,45,000 हमारी गर्भवती बहनों को 340 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को, 3 लाख महिलाओं को फोर्टिफाइड दूध, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने और भी कई बड़ी घोषणाएं महिलाओं और बच्चों के लिए की, जिसमें 1,80,000 रुपए तक की आय वाले करीब 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को बढ़ाकर 41,000 से 71,000 रुपए कर दिया गया। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी 15% तक बढ़ाई जाएगी। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के तहत अब रुपए 5 लाख तक का लोन ले पाएंगी महिलाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का रिवॉल्विंग फंड 20,000 से बढ़ाकर के किया गया 30,000। सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह सखी का मानदेय 150 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत अब स्कूलों में 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को साल में 150 दिन तक मिलेगा फोर्टिफाइड दूध। तो वहीं इससे पहले सीएम किसानों के लिए भी सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर चुके हैं और साथ ही और भी कई बड़ी घोषणाएं सीएम कर चुके हैं। हालांकि उस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा चुके हैं। करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद। ये 10 फसलें हैं, इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहाँ की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहाँ एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फायदा नहीं है। आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई। पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, कब सबको एमएसपी मिली, परेशानी के सर कोई काम नहीं है। उसकी प्रशंसा करूंगा
कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तब मुकदमे में बिल्कुल हम अंदर करा सके। जब तो फायदा है झूठे हुए आश्वासन देने का फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा विरोधी रही है। यानी चुनावी मौसम चल रहा है और सरकार हर मौके पर इस कोशिश में जुटी हुई है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग किसान और महिलाओं के लिए की गई इन बड़ी घोषणाओं का चुनाव में अब क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है। सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस को जीतेगा कौन, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। नमस्कार।